तो मैं स्वर्गीय श्री विठल राव विखे पाटिल जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस धरती में जन्म लिया और इस समाज को एक नई दिशा और दृष्टि देने का काम किया। ऐसे हमारे स्वर्गीय विठल भाई जी को भी मैं नमन करता हूं। उन्होंने अपने तप से, अपनी मेहनत से समाज को जागृत करके जो मार्गदर्शन दिया है वह सच में उल्लेखनीय है, हमेशा याद किया जाएगा। और उनके बताए रास्ते पर आज हमारे विखे पाटिल जी चल रहे हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं चाहता था कि मैं समय पर आऊं, लेकिन चुनाव का समय है, हर जगह कुछ न कुछ कारणों से रोक लिया जाता है और उसकी भुगतान सबसे अंतिम सभा जो होती है उसको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब से क्षमा मांगता हूं कि मैं देर से आया हूं, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं और जिस तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इतनी देर गए फिर भी आप यहां पर एकत्र हैं, यह इस बात को बताता है कि आपने राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को फिर से विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया। यह उत्साह, यह उमंग जो मैं देख रहा हूं वह इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने के लिए शिरडी की जनता भी पूरी ताकत के साथ लगी है और आगे बढ़ रही है, इसको भी हम देख रहे हैं। मित्रों, ये जो मैं जोश देख रहा हूं ये अपने आप में बताता है कि विखे जी को आपका पूरा पूरा समर्थन है और शिरडी की जनता का भी पूरा समर्थन है। मित्रों, मैं चुनाव के साथ साथ कुछ मुद्दों पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को आखिर महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठाना क्यों आवश्यक है। वो इसलिए बैठाना आवश्यक है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में 60 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना। उनके नेतृत्व में आज भारत की राजनीति बदल गई है। उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता से, अपने नेतृत्व की ताकत से, अपने विवेकशील दूरदृष्टि दिशा को लेकर के आगे चलने के कारण उन्होंने राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। उन्होंने राजनीति की परिभाषा को भी बदल डाला है। आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं, देश में या प्रदेश में, सभी सरकारों ने फूट डालो और राज करो इस राजनीति को आगे बढ़ाया। सभी सरकारों ने भ्रष्टाचार का साथ लिया। सभी सरकारों ने जनता को गुमराह करके, लोभ लुभावने नारे दे करके, मैनिफेस्टो में अच्छी बातें लिखकर, उनसे वोट लेकर अपना घर भरने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद न जाति पर, न पात पर, न इलाकावाद पर, न धर्म पर और न ही वोट बैंक की राजनीति पर, इन सब को धत्ता दिखा करके
भारत को विकासवाद की राजनीति से जोड़ा, विकासवाद के साथ आगे चला, उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा, अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ा। जो कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया। ये नई राजनीति को मोदी जी ने जन्म दिया। और इसी कारण से आज हम कह सकते हैं कि जहां पर अपीजमेंट था, तुष्टीकरण था, भाइयों को भाई से लड़ाने का काम चल रहा था, वोट बैंक की राजनीति चल रही थी, वहां मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। और जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो जब सबका मालिक एक है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ये प्रोएक्टिव सरकार है, ये प्रो पीपल सरकार है, ये लोगों की सरकार है, ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति वाली सरकार है, ये उत्तरदायी जिम्मेवारी लेने वाली सरकार है। और यह सरकार जातिवाद को धत्ता दिखाने वाली सरकार है और सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति को बदल डाला है। आज मैं ये भी कह सकता हूं, और आप भी ध्यान में रखिएगा, गांव गांव में मेरी आवाज को पहुंचाइएगा। आज अमेरिका की अर्थनीति कोरोना के बाद डगमगा गई है। आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति कोरोना के बाद लड़खड़ा गई है। आज सारा यूरोप मुसीबत में है। आज जापान भी मुसीबत में है। चीन बताता नहीं है लेकिन वह भी मुसीबत में है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को अगर कहीं आशा की किरण दिखती है तो वह भारत की अर्थनीति पर दिखती है। यह भी हमको ध्यान रखना। आज दुनिया कह रही है कि अगर स्टेबल इकोनॉमी है, अगर स्थिर अर्थनीति है तो वह भारत की अर्थनीति है। और मुझे याद है जब कोरोना आया था तो सारे देश पैसा लुटा रहे थे, लोगों को पैसा दे करके काम चला रहे थे। मोदी जी ने कहा हम पैसा तो जरूर देंगे लेकिन हम पैसा लोगों को मजबूत करने के लिए देंगे तो वो आगे खड़े हो सके, इस कारण से देंगे। और इसीलिए आज फिर चाहे वो किसानों में एग्रो पैकेज हो, फिर चाहे वो एमएसएमई सेक्टर में हो, आज भारत की अर्थनीति सुदृढ़ व्यवस्था पर खड़ी है। और इसीलिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बोल रहा है कि जब दुनिया का ग्रोथ रेट, जब दुनिया का विकास दर मंद गति से चल रहा है तो भारत का विकास दर तीव्र गति से बढ़कर के 6.8 पर पहुंचा हुआ है। यह हमको देखने को मिलता है। आपको जानकर इस बात की भी खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में जब आपने अपनी उंगली से कमल का बटन दबाया, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार, तो आज 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो अर्थनीति में 11वें नंबर पर खड़ा था, वह छलांग लगाकर ब्रिटानिया को, जिसने 200 साल हमको राज किया, उसको पछाड़कर आज 5वें नंबर पर खड़ा है, 5वें नंबर। और वह समय दूर नहीं है, इसी मोदी जी के तीसरे काल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा योगदान करता है। यहां ये अगाड़ी जो भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ जिनका नाम है, अगर ये बैठे रहेंगे तो मोदी जी जितना भी धन डालेंगे, इनके लोटे में छेद है, उसमें से निकल जाएगा सारा, जनता को नहीं मिलेगा, विकास रुक जाएगा। और इसलिए हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए।
और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा विकास 4 गुना हो गया है। आज डिफेंस में हम 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टील बनाने में, इस्पात बनाने में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। और हमारे ऑटोमोबाइल में हम दुनिया में तीसरे नंबर की मार्केट बन गए हैं, तीसरे नंबर की मार्केट। आप सब लोगों के हाथों में मोबाइल है ना? आप सबके मोबाइल। एक समय में इस मोबाइल पर 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया। आज अपना मोबाइल उठा के देखो, उस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है, 97%। कभी हम 92% मोबाइल बाहर से खरीदा करते थे। और इसीलिए मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बताता है और नीति आयोग बता रहा है कि भारत में 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए हैं, गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। और ये वो मध्य आमदनी के रेंज में आ गए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी बता रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। मालूम है आपको ये क्यों हुई है कम? ये इसलिए कम हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने आज आम आदमी को ताकत दी है। आज 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। और महाराष्ट्र में इस तरीके से 6 करोड़ 53 लाख लोगों को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसलिए अब कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है। 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुहैया करा रहे हैं। और महाराष्ट्र में 6 करोड़ 53 लाख लोगों को यह व्यवस्था की गई है। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। हमारे विखे भाई भी, राधाकृष्णन जी भी लंबे समय से एमएलए हैं, पूछिए। 1993 में मेरा एसडीएम मेरे पास आके बोलता था कि एमएलए साहब, नड्डा साहब, आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ ये घर किसको दूं? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा? बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, ये आप ही रख लो, जिसको मर्जी उसको दे दो, जो गरीब है उसको दे दो, मैं नहीं बांट सकूंगा। आज मोदी जी ने 10 साल में 4 करोड़ नए घर बना करके पक्के मकान दिए, 4 करोड़। और जिसमें महाराष्ट्र में 28 लाख मकान बने हैं। और तीसरी बार जब हम सरकार में आए हैं तो पहली कैबिनेट में मोदी जी ने तय किया कि 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। कोई भी गरीब कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, पक्के मकान में रहेगा, इस बात की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी कि आयुष्मान भारत में 12 करोड़ 36 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज, जिसमें गरीब लोग, उनको हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, 5 लाख रुपए की। इसलिए अब कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं है। गंभीर बीमारी के लिए किडनी का ऑपरेशन होना हो, बाईपास होना हो, घुटने बदलने हो, कोई भी बीमारी हो, उसकी व्यवस्था के लिए मोदी जी ने हर साल 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। और मुझे खुशी है
कि हमारे महायुति सरकार ने तय किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस 5 लाख को 10 लाख रुपए कर देंगे ताकि कोई भी गरीब इस व्यक्ति, लेकिन हम इसी कारण से गरीबी की रेखा से निकल करके आए हैं। और 29 अक्टूबर को लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने वायदा किया था, अब हम लोगों ने तय कर लिया है और 29 तारीख को यह स्कीम लॉन्च हो गई है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी आमदनी का होगा, उसको प्रधानमंत्री जी की तरफ से 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा, उसकी जिंदगी की लीला समाप्त नहीं होगी, हर साल उसको बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवर दिया जाएगा। और इसमें 6 करोड़ लोग आ रहे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, अपने घर में जो भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है उसका आयुष्मान कार्ड बनवाइए और 5 लाख रुपए की सुविधा जिंदगी हर साल लीजिए। इसकी आपको व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 70 लाख इज्जत घर, टॉयलेट्स, शौचालय वो महाराष्ट्र में बनाए गए। 70 लाख, यानी हमारी 70 लाख बहनें को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे जाती थी बहनें, किस तरीके का उनका जीवन होगा, जो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए भी सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। आज उनको इज्जत से जीने का अधिकार मिला है। हमारे किसान भाई, लगभग 11 करोड़ 78 लाख किसान, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार दिया जाता है और महायुति सरकार की तरफ से 2,000 और दिया जाता है। और आप फिर से हमारी सरकार बनाइए, हम इसको 12,000 सालाना से बढ़ा करके 15,000 रुपए कर देंगे और आपके साथ विकास को आगे बढ़ाएंगे। और यह संख्या 11 करोड़ 78 लाख देश की है और 85 लाख किसान सम्मान निधि में हमारे किसान महाराष्ट्र के आते हैं, वह भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में लोगों को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया, 48 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया। और जल जीवन मिशन में 62 लाख लोगों को पानी से जोड़ा गया महाराष्ट्र में और 11 करोड़ लोगों को जोड़ा गया सारे देश में। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लिए मोदी जी के दिल में विशेष जगह है और इसलिए आपको जो टैक्स से पैसा मिलता है उसको भी मोदी जी ने वृद्धि कर दी है और अब आपको टैक्स से मिलने वाला विकास के लिए पैसा 4 गुना हो गया है। 4 गुना हो गया है, वो भी हमको ग्रांट इन एड जो दिया जा रहा है वो 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे यहां 13,000 किलोमीटर बने हैं। बताइए, आपके यहां नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलिए, बन रहे हैं कि नहीं? कहीं हाईवे, कहीं एलिवेटेड रोड, हर तरीके से महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि भारतमाला में 4 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, इंदौर से हैदराबाद, ये काम पूरा होने लगा है और सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर और चेन्नई, इनको भी जोड़ा जा रहा है। और इस तरीके से आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि ये जो अटल सेतु है यह भी 18,000 करोड़ रुपए का बन रहा है और नवी मुंबई को जोड़ने वाला है, जिसको अगाड़ी सरकार ने ब्रेक लगा दी थी, रोक दिया था। रेलवे का बजट 13 गुना बढ़ा दिया गया है। 13 गुना, बोलो महाराष्ट्र में 13 गुना बढ़ा दिया गया। ये लाइनें बिछनी चाहिए कि नहीं बिछनी चाहिए? लाइन बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अगर बढ़नी चाहिए
तो यहां महायुति की सरकार चलनी चाहिए, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसको आपको देखना पड़ेगा। 11 वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। मेट्रो का काम मुंबई में, नवी मुंबई में, पुणे में और नागपुर में उसका काम तीव्र गति से पूरा हो रहा है। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहां पर विखे पाटिल साहब ने आपका नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए आपको पैसे दिलाए हैं और उसके टर्मिनल के लिए आपको लगभग 700 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे, उस टर्मिनल के लिए। उसके लिए विशेष इनकी बधाई दीजिए और इनको धन्यवाद दीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला है इस तरीके से। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग के लिए पुणे में भी 423 करोड़ रुपए और कोल्हापुर में 250 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे 4 महीने के अंदर पिछले 2 लाख करोड़ रुपए का स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है और उसको बढ़ाया है। मुझे आपको बताते हुए यह भी खुशी हो रही है कि वाधवन में जो डीप रूट एयरपोर्ट बन रहा है, वो डीप ड्राफ्ट पोर्ट, वह दुनिया का 10 बड़े पोर्ट में से आएगा और वह भी महाराष्ट्र को मिल रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। 76,000 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होंगे। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्किल्स मुंबई विद्या समीक्षा केंद्र यह भी बना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको नागपुर में मिला है। पहले 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए, 22, और उसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ा गया है। इसलिए विकास के हर तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे राधा कृष्णन जी ने किया है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, फिर चाहे वो विकास का काम हो, फिर चाहे वो सावली में 500 एकड़ जमीन प्राप्त करवाने का सवाल हो, या फिर खंडकरी किसानों की जमीन को वापस दिलाने का काम हो, सभी काम को हमारे राधा कृष्णन विखे पाटिल जी ने बखूबी किया है। इसलिए इनको आशीर्वाद देना हम सब की जिम्मेवारी बनती है और उसको आगे बढ़ाना। उसी तरीके से मुझे बताया गया है कि नीलवंडे बांध का काम दशकों तक रुका हुआ था कि नहीं रुका हुआ था। आज वहां पानी पहुंचाने का काम और सिंचाई पहुंचाने का काम, उस काम को भी आपके द्वारा, केनाल के द्वारा उसको शुरू किया जा रहा है। उसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदनगर अब अहल्या नगर हो गया है। यह भी हमको आपके प्रयास से हुआ है। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे मैंने बताया कि 590 करोड़ रुपए आपने मंजूर करा दिया है और उसमें लगभग 700 करोड़ रुपए लगेगा। यह काम भी आपके द्वारा हुआ है। इसके लिए भी आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। और ये जो श्री क्षेत्र नेवासा है, जहां ज्ञानेश्वर सृष्टि का प्रकल्प चल रहा है, वह भी आपके प्रयास के द्वारा हुआ है। उसके लिए भी आपको मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम लोगों ने तय किया है कि हमारी लाडली लड़की बहन योजना जो है 1500, जिसमें अभी 4 किश्तें दी गई हैं, महायुति की सरकार आएगी, उसकी किस्त बढ़ा दी जाएगी, 2100 कर दी जाएगी और साल में 25,000 रुपए बहनों के खाते में जाएगा। इस तरीके का काम किया है। और इसी तरीके से महिलाओं को पुलिस में भर्ती, हम 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती करेंगे, महायुति की सरकार। यह भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। किसान सम्मान निधि को मैंने पहले बताया कि आपको 2,000 मिलता था, उस पर 2,000 जोड़ा गया। अब 12,000 जो साल का मिलेगा उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए साल का कर दिया जाएगा किसानों के लिए। वो भी आपके ध्यान में है। और इसी तरीके से हमारा ओल्ड एज पेंशन 1500 से बढ़ा करके 2100 किया जाएगा। और हमारे युवाओं को पढ़ने के लिए लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो अपनी पढ़ाई, प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी की बहनें, इनको 15,000 रुपए महीने का दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं कि हम महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और 50 लाख बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी के साथ उनको जोड़ेंगे। तो ये सब विकास के काम हो रहे हैं। साथ ही साथ हम इंटरेस्ट फ्री लोन भी देंगे और विकास में आप सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, जहां हम ये सारी बातें विकास के साथ जोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ साथ विकास युक्त सरकार देने की बात कर रहे हैं, वहीं महाअघाड़ी की सरकार जो थी वह ब्रेक लगाने वाली सरकार थी। बोलो, उन्होंने सारे कामों पर ब्रेक लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था कि नहीं लगाया था? सारे प्रोजेक्ट रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे? आज वो तीव्र गति से फिर से काम पकड़ा है, उसको चालना देने का काम 20 तारीख को आपको करना है। उसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी, उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब ब्रेक लगाने की बात है तो उन्होंने तो ब्रेक लगाई, आप विकास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात आपको मैं और ध्यान में लाना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी ये अर्बन नक्सल के गिरफ्त में आई पार्टी है। ये जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उनके हाथों में कठपुतली बनकर के ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और इसलिए हर तरीके से बोलो, धारा 370 को जिन लोगों ने समाप्त करने की बात कही, फिर से लाने की बात की, उनके साथ समझौता करते हो। जो लोग जाति के नाम पर फिर से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हो जाते हो। आज आपको ओबीसी की बड़ी चिंता हो रही है। अरे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 27 ओबीसी हैं, 27 ओबीसी मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे हैं। लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट पर आपके पूज्य दादा क्यों बैठे रहे, पूज्य दादी क्यों बैठी रही, परदादा क्यों बैठे रहे? आपके मंडल कमीशन पर आपके पूज्य पिता और आपकी पूज्य दादी क्यों बैठी रही? क्यों नहीं आपने किया? मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 27% का रिजर्वेशन, यह भी अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इसलिए आज जो आप जाति के नाम पर बैकवर्ड ओबीसी की चिंता कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, पूछो उनसे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? आप उनसे पूछिए कि आपके ये जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार में जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? आज आप जाति के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो। इनको घर बैठाने की आवश्यकता है और इनको इस हर सबको साथ लेकर के चलने का, जब हम सबका मालिक एक की धरती पर बैठे हैं तो सबको साथ लेकर के चलने की बात को हमको आगे बढ़ाना है। और इसलिए हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी एक नया काम कांगड़ा हमारे कर्नाटक की सरकार ने किया। और कर्नाटक की सरकार ने पहले उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने का काम किया। एक उनके डीके सुरेश है, वो कहते हैं कि साउथ इंडिया के लोग ज्यादा पैसा देते हैं टैक्स में और वो नॉर्थ इंडिया में खर्च होता है। अगर हमारा पैसा हम पर खर्च नहीं हुआ तो हम अलग, साउथ को अलग नेशन बनाने का प्रयास करेंगे। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? उसी तरीके से आपको मालूम है सनातन के बारे में क्या कहा गया? किसी ने डेंगू कहा, किसी ने मलेरिया कहा और कांग्रेस पार्टी चुप रही। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आने देना है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे जाति का सवाल हो, चाहे धर्म का सवाल हो, चाहे उत्तर और दक्षिण का सवाल हो,
ये बांटने का काम कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के खातिर कर रही है। और कल तो इनके मंत्री ने हमारे केडी कुमार स्वामी पर जिस तरीके की टिप्पणी की, वो रंग भेद को भी खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को घर बैठाने की आवश्यकता है। और कर्नाटक सरकार के बारे में मैं बता रहा था कि अब उन्होंने व्यापार में भी बंटवारा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि 4% कॉन्ट्रैक्टर, कभी सुना आपने कि 4% कॉन्ट्रैक्टर ये अल्पसंख्यक के होंगे, उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? ये इस तरीके से समाज को बांटने का और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सब लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको विठल परिवार से राधा कृष्ण विक्कल भाई पटेल, हमें विखे भाई पटेल जी, विखे भाई हमारे अपने पाटिल जी, इनको ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को फिर से चुनाव, पूरी ताकत से चुनाव जिताकर भेजें और विखे पाटिल जी को आप समर्थन दें। इनके नेतृत्व में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मजबूती से महाराष्ट्र की सेवा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शिरडी को विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे, इस बात का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, काफी देर हो गई है, लेकिन आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, देश के हित में, प्रदेश के हित में, शिरडी के हित में कमल के निशान को ध्यान में रखिए, विखे पाटिल जी को जिताइए, राधा कृष्णन जी को आगे लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इस विशाल जन समुदाय को आपने संबोधित किया, आपका अनमोल मार्गदर्शन हम सभी को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यानंतर या सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी